हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी और चैप्टर 1 से लेके 5 तक जितने भी आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि एक चैप्टर से 2 3 4, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपके एक चैप्टर से क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से लिंक को शेयर करो ताकि सारे बच्चे आए, फिर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए। ओके। और इसके साथ साथ आपको पीछे का रिवीजन करते हुए चलना। ये नहीं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे वाला आप छोड़ते जा रहे हो। तो आपको पीछे का एकदम रिवीजन करना जरूरी है। जब तक आप पीछे वाली चीज रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो चीज आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग आते रहेंगे, लिंक को शेयर करते रहिए और बच्चों की संख्या आप ना बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलो देखो सामने सबसे पहले आपका क्वेश्चन खुल चुका है। स्त्रियों में यौन आरंभ से आप क्या समझते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्त्री है, ठीक है, जो फीमेल है, फीमेल में जो यौन आरंभ होते हैं, तो इस यौन आरंभ से आप क्या समझते हैं। आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको ये समझाना पड़ेगा कि आप क्या समझते हो। बताओ, अब आपकी एज भी वही है क्योंकि आपकी एज में ये सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आप 12th में चले गए हो, जैसे ही आपकी एज 13 से 14 वर्ष की आयु में थे आप, तो आप में ये धीरे 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 बहुत सारे आपके चेंज आए थे। तो ये चीज आप एकदम बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो। तो यही आपको यहाँ पे बताना है कि क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेल नहीं, मेल की नहीं, सिर्फ फीमेल को बताना है कि फीमेल में क्या चेंज आते हैं। तो देखो, जो मादा होती है, मादाओं में भी जब मादा जनन अंग अपना कार्य करना आरंभ करते हैं। ठीक है, देखो ये चीज आपको पता है कि एक जो मानव में महिला और पुरुष में एक अंतर क्या है कि पुरुष की जब किशोरावस्था आती है तब उनके जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, ठीक है, उसमें जो युग्मक होता है उनका निर्माण होता है। लेकिन एक महिला है, एक लड़की है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो मादा युग्मक का निर्माण हुआ होता है वो भ्रूण अवस्था में होता है। जब भी वो अपने माँ के गर्भ में रहती है तभी से यहाँ पे चक्र और ये विभाजन उसके गर्भाशय में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे इतनी छोटी सी एज में गर्भाशय कहाँ से है। भाई, एक शिशु का जो जन्म हुआ होता है उनमें जो हमारी, ठीक है, सारी अंग होते हैं वो विकसित हुए होते हैं। तो लड़कियां क्या होती हैं, हमेशा लड़कों से फास्ट होती है ना। तो यहाँ पे जो किशोरावस्था आ रही है, जो युग्मक का निर्माण हो रहा है, इसमें भी क्या है, महिला में भ्रूण अवस्था में, और जो एक लड़का होगा, एक पुरुष होगा, वो उसकी जब किशोरावस्था आएगी यानी कि 13 14 15 की एज में आएंगे तब होगा। तो आपको लिखना क्या होगा कि मादाओं में भी जब मादा जननक अपना कार्य करना आरंभ करते हैं, यानी कि एक महिला है, एक लड़की है, एक छोटी सी एग्जाम्पल, जैसे मानो एक शिशु का, ठीक है, ये एक शिशु का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, एक शिशु का क्या हुआ, जन्म हुआ। ये शिशु क्या हुआ, धीरे 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 विकास हुआ। ये धीरे धीरे ये कितने, 1 से लेके 12 वर्ष या 11 वर्ष या 13 वर्ष की अवस्था में ये क्या हुई, लड़की आई। अब धीरे धीरे आप देखते हो कि धीरे धीरे अंगों का विकास होने लगता है। तो यहाँ पे इनके क्या होगा, जनन अंग भी कार्य करने लग जाते हैं। तो जनन अंग कार्य क्या करते हैं, अगर आप एक लड़की, एक महिला का जनन होगा तो जनन अंग क्या होते हैं आपके, गर्भाशय। ठीक है, क्या होते हैं, गर्भाशय। और क्या होगा, अंडाशय, अंडवाहिनी, है ना, अंडवाहिनी, ये सारे और भी जितने भी योनि, ठीक है, योनि हो गया, ग्रीवा हो गया, ये जितने भी और भी सारे आपके अंग आते हैं ये आपके जनन अंग हैं। तो जैसे ही यौना आरंभ स्टार्ट होती है, यानी जैसे ही किशोरावस्था आती है, तो उनमें गर्ल्स में उनके जो जनन अंग होते हैं वो कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। कार्य करने का मतलब ये जो अंडाशय है, ये जो ओवरी है, इस ओवरी में जो जन्म से पहले विभाजन हुआ होता है वो विभाजन अब पूरा करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है, देखो, तभी यौनारंभ होता है, यह प्राय 11 से 14 वर्ष की आयु में होता है। ये
एक फीमेल है, एक लड़की है, या तो 11 में या 12 में या 13 या 14 में, कभी कभी आपको 15 में भी बहुत लोगों में नजर आते हैं। तो वो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी शरीर के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी बदलाव हो रहा है या कोई भी क्रियाएं हो रही है, वो नियंत्रित हमारा कौन करता है? हार्मोन्स करता है। और हार्मोन्स का मेन स्रावित करने जो हमारा पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वही सारे कार्य को क्या कर रहा है? यहाँ पे नियंत्रित करता है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी कार्य को सोचते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं, तो हम ब्रेन के द्वारा, ठीक है, अपने माइंड के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, क्योंकि जो ब्रेन से और पूरे शरीर में एक तंत्रिकाओं का जाल होता है, जिससे पूरी सूचनाएं हमें मिलती रहती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो यह प्रायः 11 से 14 वर्ष की आयु में होता है। ये जो यौनारंभ स्टार्ट होता है, ये एक लड़की में 11 से 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्त्रियों में एक जनन चक्र होता है। स्त्री जो होती है, जो फीमेल होती है, उसमें एक जनन चक्र होता है। क्या होगा? जनन चक्र होता है, जिसकी अवधि लगभग 28 दिन होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये एक जनन चक्र होता है, और जिसकी अवधि क्या होती है? 28 दिन की होती है। हमारा जो एक मंथ होता है, हम क्या बोलते हैं? या तो 30 मंथ का 30 दिन का होता है, या तो 31 का होता है, या तो कभी कभी आपको 21 या 29, ये हम एक मंथ बोलते हैं। तो एक महिला के अंदर जो चक्र है, जो जनन चक्र चलता है, वो चक्र, उसकी जो अवधि होती है, वो लगभग 28 दिन की होती है। ठीक है, इन दिनों, ठीक है, इन 20 दिनों में स्त्रियों में जननांगों की रचना तथा कार्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं। जो ये 28 दिन की साइकिल होती है, जैसे ही यौनारंभ स्टार्ट होता है, जैसे एक लड़की का जो जनन अंग होता है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे ये चक्र भी चलने लगते हैं। और जब ये 28 दिन की अवधि होती है, तो इन 28 दिनों में एक स्त्री के जो जननांग होते हैं, तो जननांगों की रचना तथा कार्यों में आपको बहुत परिवर्तन नजर आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसे आर्तव चक्र कहते हैं। अभी जो 28 के दिन, ठीक है, 28 दिन के बीच में जो महिला का जननांग है, इसमें जो इनके रचना में और इनके कार्य में जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को हम कहते हैं आर्तव चक्र कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हो? आर्तव चक्र कहते हो। आर्तव चक्र का नियमन अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा होता है। अब ये जो आर्तव चक्र का नियमन हो रहा है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन कर रहा है, वो अंडाशय होती है, अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन्स। ठीक है, क्योंकि एक मेल हार्मोन्स होता है और एक फीमेल हार्मोन्स होता है। मेल हार्मोन्स जो होता है वो पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, उसमें नरयुग्मक का निर्माण करता है। इसी तरह जो महिला में हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स अंडाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और अंडाशय द्वारा स्रावित किए जाने पे एक लड़की के अंदर द्वितीयक लक्षण आते हैं, यानी कि स्तनों का विकास होने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगती है, आवाज धीमी हो जाती है, बहुत सारे आपको चेंजिंग नजर आने लगते हैं। इसी तरह आप लड़कों में क्या देखते हो? उनके जो जननांग होते हैं, ठीक है, जो लैंगिक अंग होते हैं, वो विकसित होने लगते हैं, शुक्राणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जो इनका ये वक्ष होता है, जो चेस्ट होता है, वो चौड़ा होने लगता है, आवाज भारी होने लगती है, और फेस पे दाढ़ी और मूंछ आने लगती है। तो बहुत सारे आपको ये परिवर्तन, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको दिखाई देते हैं, कब? जब यौनारंभ आती है तब। तो यहाँ पे इस अंडाशय के द्वारा क्या, अब ये आर्तव चक्र जो नियमन हो रहा है, इसको नियमित करने के लिए जो हमारी अंडाशय, ठीक है, ये जो अंडाशय है, ये जो हमारा जनन अंग है, इससे स्रावित हार्मोन्स के द्वारा होता है, जिनका स्वयं नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावी गोनाडोट्रोपिन द्वारा होता है। अब ये जो अंडाशय के द्वारा हार्मोन स्रावित हो रहा है, और हार्मोन्स की वजह से ये आर्तव चक्र की जो प्रक्रिया चल रही है, तो इसका स्वयं नियमन, ये तो आर्तव चक्र की क्रिया को कर रहा है, और इस जो अंडाशय के द्वारा हार्मोन स्रावित हो रहा है, इसका जो नियमन करता है वो हमारी पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड के द्वारा गोनाडोट्रोपिन GnRH हार्मोन स्रावित होता है, और उस हार्मोन्स के स्रावित होने के बाद इनके कारण ही स्त्रियों में जो होता गौड़ लैंगिक लक्षण प्रदर्शित हो जाता है। गौड़ लैंगिक लक्षण का मतलब हो जाएगा जैसे स्तन का विकास हो गया, आवाज में धीमापन हो गया, यहाँ पे मादा युग्मक का क्या होने लगेगा? निर्माण होने लगेगा।
ठीक है, समझ में आया? तो जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप इसी तरीके से इसको लिखोगे, मेंशन करके आओगे कि स्त्री में यौन आराम से आप क्या समझते हो। तो ये आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप, क्योंकि ये आपके अंदर चेंज आए, अब चाहे एक लड़का होगा चाहे लड़की होगी, दोनों में से दोनों के अंदर ये इस स्टेज से, इस स्थिति से आप गुजरे हो और आप गुजर भी रहे हो, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाहरी चीज कुछ नहीं है, वो आपसे रिलेटेड है, वो आपके शरीर में क्रियाएं घट रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। अब लैंगिक लक्षण का विकास क्या होगा, सबसे पहला स्तनों की वृद्धि तथा विकास होता है। जो हमारे स्तन होते हैं, ठीक है, जो स्तन होता है इनका क्या होने लगता है, विकास होना लगता है। विकास होने वृद्धि, यानी कि पहले आपको जब किशोरावस्था नहीं आई है, ठीक है, मानो किशोरावस्था नहीं आई है तो इनकी जो साइज क्या है, छोटी है, लेकिन जैसे किशोरावस्था स्टार्ट होगी तो जो स्तन होंगे इनकी साइज भी आपको क्या लगेगी, बड़ी दिखने लगती है। और यहाँ पे निपल भी होते हैं ये भी बड़े होने लगते हैं, और इनमें आपको बहुत सारे क्या होती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां के साथ साथ इसमें बहुत सारे आपके नलिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बाह्य जननांग भी पूर्णतः विकसित होते हैं। इसके साथ साथ जो बाह्य जननांग होते हैं वो भी पूरी तरीके से आपके विकसित होने लगते हैं। ठीक है, श्रोणि मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाते हैं। जो श्रोणि भाग होता है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि जो स्त्री का मादा जननांग होता है वो प्रेजेंट होता है श्रोणि भाग में, तो ये जो श्रोणि भाग भी होता है ये भी चेंज होने लगता है, ये भी इसमें भी परिवर्तन आने लगते हैं। और ये श्रोणि जो भाग होता है ये उदर भाग के कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है, जहां पे उदर भाग खत्म हुआ वहां से श्रोणि मेखला स्टार्ट होता है, और जैसे ही ये यौनारंभ आएगी लड़की में तो यहाँ पे ये नितंब भी ये क्या होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हेयर का भी विकास, जांघों तथा नितांगों पर अर्धत्वची वसा विकसित होती है। इसके साथ साथ आर्तव चक्र मासिक, ठीक है, आर्तव चक्र जो होता है मासिक प्रारंभ हो जाता है, जो कि आपकी 28 दिन की साइकिल होती है। ठीक है, क्या होती है, 28 दिन की साइकिल होती है। और इस 28 दिन की साइकिल जो हम आर्तव चक्र में जो मासिक धर्म आएगा, इनकी 3 व्यवस्थाएं आ जाती है। ये स्टार्टिंग से नहीं हो रहा, धीरे धीरे इनकी जो पुटक होते, ठीक है, जो अंडाशयी पुटक होते, मानो ये क्या है, अंडाशयी पुटक है। ठीक है, ये क्या होती है, अंडाशयी पुटक। तो इस अंडाशयी पुटक के अंदर क्या होती है, मेडुला, क्योंकि रक्त वाहिनियां भी तो हैं। इसके साथ साथ इसमें होते हैं ग्राफी पुटक। ये ग्राफी पुटक जैसे ही GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावण होता है, किसके द्वारा, मास्टर ग्लैंड के द्वारा। जैसे ही मास्टर ग्लैंड के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा इस हार्मोन का स्रावण किया जाता है, तो इस अंडाशय के द्वारा, ठीक है, इस अंडाशय में हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, हार्मोन स्रावित होता है। और जैसे ही हार्मोन स्रावित होगा तो यहाँ पे जो पहले से, ठीक है, पहले से जो विभाजन रुका हुआ होता है वो विभाजन भी पूरा होता है। इसके साथ साथ जो द्वितीयक यानी कि एस्ट्रोजन, महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को स्रावित होते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, इस हार्मोन्स को हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ठीक है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन क्या करता है, लड़कियों में जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण आते हैं उनको विकसित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, पूरी अच्छे से लिख के आओगे। जब आप अच्छे से लिख के आओगे तब आपको 5 नंबर जाके एग्जामिनर देगा, अच्छे से नहीं लिखोगे तो नहीं देगा। ठीक है, अगला, द्विव निषेचन से आप क्या समझते हैं। द्विव निषेचन का मतलब होता है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अब देखो, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, यानी मानो ये एक शरीर है, ये एक शरीर है, तो इस शरीर में क्या होगा, 2 बार निषेचन की क्रिया क्या होगी, 2 बार निषेचन क्रिया। अगर आप इसको यही डायग्राम से देखोगे तो आपको कुछ विशेष यहाँ ये नजर आएगा। मानो ये एक चौड़ा सा भाग होता है, घुंडीनुमा भाग होता है। ठीक है, इस घुंडीनुमा भाग के आगे थोड़ी सी पतली संरचना आती है, पतली होने के बाद ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो इस मोटी हुई संरचना को आप, इस संरचना को बोलते हो कार्पिल कहते हो। क्या कहते हो, कार्पिल कहते हो। इस कार्पिल के अंदर आपको नजर क्या आते हैं, अंडाशय नजर आते हैं। ठीक है,
ये आपको संरचना नजर आती है और इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे आपको सेल्स, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ। तो इसी में क्या होता है, जैसे ही क्या होता है पॉलिनेशन होता है, क्या होगा, जैसे ही पॉलिनेशन हुआ तो पॉलिनेशन होने के बाद जो परागकण होते हैं यहाँ पे चिपक जाते हैं, ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, क्या है, पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन क्या हुआ बेटा, यहाँ पे चिपक गया। जैसे ही पोलन ग्रेन चिपकेगा ये करना क्या करेगा, ये करेगा जर्मिनेट। ठीक है, ये क्या कर देगा, जर्मिनेट करेगा। अब जैसे ही जर्मिनेट होगा तो आपको पता है कि जो परागकण होते हैं इसके 2 भाग होते हैं, एक कायिक कोशिका और एक होती है आपके जनन कोशिका। तो जनन कोशिकाएं ही क्या करेंगी, विभाजित करती हैं, जिससे 2 मेल गैमेट का निर्माण, 2 निरुग्मक का निर्माण कर देती हैं। तो यहाँ पे ये परागकण से बनते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, पोलन ट्यूब आएगी। ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, यहाँ पे प्रवेश करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्रवेश करती है इनमें गैमेट्स बनते हैं, ये 2 नरयुग्मक। ठीक है, इसके अंदर ये ध्रुवी केंद्रक होते हैं, यहाँ पे अंड कोशिका होती है और ये पृथ्वीमुखी कोशिका और सिनर्जिट सेल। ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके, नहीं पता है तो जो चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉर्ट है वो आप अच्छे से देख लो, वहां पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब एक नरयुग्मक क्या करता है अंड कोशिका से, यानी कि अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका प्लस नरयुग्मक, ये दोनों जब आपस में क्या होंगे, संलयित होंगे। तो संलयित होने के बाद क्या बना देंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या चेंज हो जाएगा, किसमें, एम्ब्रियो में, यानी कि भ्रूण में। ठीक है, और संरचना कैसी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो ये एक बार निषेचन हुआ। इसी के बाद ये जो दूसरा नरयुग्मक होगा इस सेंट्रल न्यूक्लियस से संलयित होगा और बना देगा भ्रूणपोष। तो ये जो भ्रूणपोष होती है ये 3n, क्योंकि n + 2n बराबर कितने हो गए, 3n, और इसी को बोलते हैं त्रिक संलयन। कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में या लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे त्रिक संलयन पूछा जाता है कि त्रिक संलयन की प्रोसेस क्या होती है। तो आप क्या बताओगे कि जैसे ही पॉलिनेशन की क्रिया हुई, परागण हुआ, परागण से ये परागकण यहाँ आए, इन्होंने जर्मिनेट किया, ये पोलन ट्यूब बनाए। क्या बनाए, पोलन, ठीक है, पोलन ट्यूब बनाए। पोलन ट्यूब से ये दोनों क्या है, गैमीट है। क्या है, गैमीट है। ये गैमीट ने क्या किया, एक नरयुग्मक ने क्या किया, इस अंड कोशिका से, तो अंड कोशिका प्लस नरयुग्मक दोनों क्या बनाए, जाइगोट। जाइगोट से बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या हो गए आपके, क्योंकि n, ये भी आपकी n है, ये भी n है, तो क्या हो गया, 2n हो गया। इसके बाद जो दूसरा मेल गैमीट था उसने क्या किया, इससे संलयित हुआ, भ्रूणपोष बनाया, 3n बनाया। इसी को हम कहते हैं त्रिक संलयन, जो कि यही है। तो आप लिखोगे क्या कि प्रत्येक परागण में 2 पुंमंग होते हैं और ये बीजांड द्वारा से भ्रूणपोष तक पहुंचते हैं। देखो, प्रत्येक जो परागण में 2 पुंमंग युग्म होते हैं और ये बीजांड द्वारा, ठीक है, बीजांड द्वार से भ्रूणपोष में तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचेंगे, भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष नहीं, भ्रूणकोश में पहुंचेंगे। आगे क्या देखोगे, पुयुग्मकों में से एक कंडक के साथ संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। पुयुग्मकों में से, यानी कि जो 2 गैमीट हैं, दोनों गैमीट्स में से ये क्या करता है, अंड कोशिका से, एग सेल से संलयित होता है। संलयित होने के बाद क्या बनाता है, युग्मनज, यानी इसको आप क्या बोलते हो, जाइगोट। ठीक है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और इसे युग्मक संलयन कहते हैं। क्या बोलोगे, इसको हम युग्मक संलयन, यानी कि आप निषेचन की क्रिया कह भी सकते हो कि ये क्या हो रहा है, युग्मक का संलयन, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे संलयन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पुयुग्मक द्वितीयक द्विगुणित, ठीक है, जो यहाँ बीच में 2 सेंट्रल न्यूक्लियस है, तो उनसे एक नरयुग्मक क्या करता है, संलयित करेगा। तो यहाँ पे n + 2n ये बराबर कितने हो गए, 3n। इसी को आप क्या बोलोगे, इसको हम कह सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब इसी ट्रिपल फ्यूजन को आप कहते हो हिंदी में त्रिक संलयन। क्या कहते हो, त्रिक संलयन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि त्रिक संलयन क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या देखोगे, जैसे ही ये पुयुग्मक ने क्या किया, द्वितीयक, ठीक है, दूसरे से
संलयित होगा तो संलयित होने के बाद ये तृतीयक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। क्या बनाएगा? ये त्रिक संलयन जो होगा इससे बनेगा भ्रूणपोष। क्या बनेगा? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? भ्रूणपोष। और यही क्या कहलाता है? त्रिक संलयन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार भ्रूणपोष में दो लैंगिक संलयन संपन्न होते हैं और इस घटना को द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि एक शरीर के अंदर एक ही जीव है, उस शरीर के अंदर एक ऐसी संरचना, एक कार्पिल है, या इस कार्पिल को आप कार्पिल ना कह के आप इसको बोल सकते हो पिस्टिल भी कह सकते हो। ठीक है, पिस्टिल भी कह सकते हो। पिस्टिल ना कह के इसको आप बोल सकते हो मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हो, क्योंकि जो मेगा स्पोरोफिल है इसको आप गुरु बीजाणु पर्ड भी कहते हो। यानी कि जो बीजांड ही होता है, ठीक है, इसके अंदर ये जो कार्पिल ही होती है। ठीक है, अब ये इसके अंदर ये जो कार्पिल है, ये जो स्त्री केसर है, आपने इसमें देखा बीजांड देखा। बीजांड को, इस बीजांड को हम क्या बोलेंगे? इसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होगी जिससे निगमक का इस भ्रूणकोष का, ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी डबल फर्टिलाइजेशन आएगा, अगर आपसे डायग्राम के थ्रू पूछेगा तो डायग्राम बना के समझाना, और नहीं पूछेगा तो सिर्फ लिख देना। ठीक है, चलो अगला देखो। देखो ये आपके सामने डायग्राम दिया है। अब ये आपके क्या करना, आपने यहाँ पे डायग्राम आपको बनाने हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका एक पूरी जो संरचना है, ठीक है, ये पूरी आपकी जो संरचना आपको दिख रही है किसकी? पिस्टिल की। किसकी है? ये आपके पिस्टिल है। किस पिस्टिल पे आपको बहुत सारे चीज नजर आ रहे हैं। ये जो चौड़ा सा उभरा हुआ भाग है, जो घुंडी नुमा हुआ भाग है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और इस स्टिग्मा को आप कहोगे वर्तिकाग्र। ठीक है, इसके बाद ये पतली सी संरचना है, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, ये स्टाइल वाला पार्ट है, इसको कहोगे वर्तिका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस वर्तिका के बीच में ये जो आपको पोलन ट्यूब, तो ये वाला जो संरचना यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये आपका क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो पराग केंद्रक। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसके अंदर आपको नजर क्या आ रहे हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल हो गया। इस ओव्यूल के अंदर ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की संरचना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है, इसी को आप बोलते हो एम्ब्रियो सैक। ठीक है, क्या बोलोगे? एम्ब्रियो सैक। तो बेटा जो एम्ब्रियो सैक होता है ये हमेशा 7 सेल, ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला होता है। ठीक है, क्या होता है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला ये हमेशा होता है। जब आपसे पूछा जाएगा एक परिपक्व जो भ्रूण बीजांड का, ठीक है, एक परिपक्व जो बीजांड के अंदर ये जो भ्रूण कोष होते हैं, इनमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितने केंद्रक होते हैं, तो आप बताओगे 7 सेल्स और 8 केंद्रक होते हैं, जो कि यहाँ पे 3 यहाँ पे होते हैं, 3 यहाँ होते हैं, 2 यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये जो आपकी परागनली आई है, इससे 2 आपके गैमीट आ रहे हैं, ये एक संलयित हुआ अंडकोशिका से और एक संलयित हुआ ध्रुवी केंद्रक से। तो यहाँ पे ये आपकी क्या है? प्रेजेंट एग सेल। अभी बीच में जो आपकी क्या है? सिनर्जिड सेल होती है। तो ये सिनर्जिड सहायक कोशिका हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ अपने रसायन को छोड़ती है, और जैसे ही कुछ नरयुग्मक अपने रसायन को और ये अपने रसायन को छोड़ती है और वो लेयर को भेदते हुए अंडकोशिका के पास पहुंचती है, और जैसे ही अंडकोशिका के पास आती है, ये क्या हो जाती है? संलयित हो जाती है। ठीक है, तो यही पूरी जो आपकी प्रोसेस हो जाएगी, इसको को आप कहोगे दोहरा निषेचन। ठीक है, क्या बोलोगे? दोहरा निषेचन। ठीक है, तो
बनाना सीख जाओ। अगला, शुक्राणु का एक नामांकित, ठीक है, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाएं तथा इसके सभी घटकों के बारे में संक्षेप में लिखें। अब आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी स्पर्म के बारे में भी पूछता है, और ये तो एकदम ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आपका शॉर्ट हो चाहे आपका क्या हो लॉन्ग है। तो आपको क्या करने, इसमें डायग्राम बनाने हैं। अब आपको देखो, ये आपका एक स्पर्म का स्ट्रक्चर आप क्या देख रहा है, ह्यूमन स्पर्म, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन के बारे में पूछ रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर आपका 3 जो क्या है, मानव जनन वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन का स्पर्म है जिसमें आपको कई सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। पार्ट्स में क्या है कि ऊपर एक टोपी नुमा, ठीक है, ये ऊपर, ये जो ऊपर है एक टोपी नुमा आपको संरचना नजर आ रही है। इस टोपी नुमा संरचना को हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या है, बने होते हैं किससे, गोल्गी बॉडी से, गोल्गी बॉडी से बने होते हैं, जो आप कहते हैं वो गाल्जी काय। ये गाल्जी काय क्या होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि कोशिका के अंगक होते हैं, ठीक है, क्या होंगे, कोशिका के अंग। अब ये जो एक्रोसोम है गोल्गी बॉडी से जब बने हैं तो इनके अंदर क्या होंगे, एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद ये बीच वाला आपको संरचना नजर आ रहा है, इस बीच वाले संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इसका गुणसूत्र होगा, डीएनए होगा, ठीक है। इसके बाद ये आगे आपको थोड़ी सी पतली सी संरचना है, इसको हम कहते हैं नेक, और यहाँ से एक्रोसोम से लेके नेक तक के पूरे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हेड कहते हैं, यानी कि सिर कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वक्ष इनका क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिडल पिथ, यानी मध्य वक्ष कहेंगे, मध्य वक्ष कहते हैं। इस मध्य वक्ष के अंदर आपको क्या नजर आते हैं, माइट्रोकांडिया, क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया, क्योंकि इसको मूवमेंट करना है, इनको भी तो कार्य करना है, तो इनको कार्य करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब आपको माइट्रोकांडिया यहाँ पे क्यों नजर आई, क्योंकि ये बने हैं सेल से। जब आपने शुक्राणु जनन की विधि पढ़ी होगी तो आपने इसमें क्या देखा था, जो वृषण होता है, वृषण के अंदर वृषण पालिका के अंदर शुक्र नलिका, और शुक्र नलिका के अंदर नर्म जर्म कोशिका और एक सर्टोली कोशिका। तो यही सेल्स क्या करती हैं, आपस में विभाजन करती हैं, विभाजन से क्या करती है, नर युग्मक का निर्माण करती है। जब कोई सेल्स है तो सेल्स के अंदर क्या होंगे, सेल ऑर्गन्स भी होंगे, तो सेल ऑर्गन्स होंगे तो माइट्रोकांडिया भी होगा, और माइट्रोकांडिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि इसी माइट्रोकांडिया के द्वारा हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। जो भी हम कार्य को कर रहे हैं किसके द्वारा, इस माइट्रोकांडिया के ही द्वारा क्या करें, इसको हम संपन्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये माइट्रोकांडिया हुई, और ये वाला पार्ट क्या होता है, इसका टेल होता है, ठीक है। अब ये जो टेल होता है, अब इसके पास तो अदर कोई हाथ पांव तो है नहीं कि मूवमेंट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, ये क्या है, मोटाइल है ना, क्या है, मोटाइल है। तो इनमें मोटाइल के लिए सीलिया, ठीक है, सीलिया या फ्लैजिला, ये संरचना तो नहीं है ना, ये सीलिया और फ्लैजिला संरचना तो नहीं है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेल, तो इसी टेल के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहाँ जाएंगे, महिला के वेजाइना से होते हुए इनका जो ओविडक्ट होता है वहां पे ये इससे टेल के द्वारा आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब इनका निर्माण होता है वृषण में, तो वृषण से होते हुए जाते हैं अधिवृषण में, अधिवृषण से जाते हैं ये शुक्रवाहक में, शुक्रवाहक से शुक्राशय में, शुक्राशय से होते हुए जो, ठीक है, मूत्र मार्ग होता है, क्योंकि मूत्र मार्ग का और वीर्य मार्ग का मार्ग दोनों का एक ही होता है, तो वहां से होते हुए आके क्या होते हैं, बाहर सक्लित होते हैं, ठीक है। अब आपको इसके एक एक पार्ट्स के बारे में लिखना होगा, तो आप लिखोगे क्या, सिर, सबसे क्या लिखोगे, सबसे पहले इसके हेड के बारे में लिखोगे, ठीक है। आप देखो, शुक्राणु का ऊपरी फुला हुआ भाग सिर कहलाता है। देखो जो स्पर्म होगा उसका जो ऊपरा फुला हुआ भाग, ठीक है, ये जो फुला हुआ भाग होगा ये क्या कहलाएगा, ठीक है, सिर कहलाता है, जिसके मध्य में एक अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है।
जिसके मध्य में क्या होता है, एक अगुणित, यानी कि जो केंद्रक होगा उनकी संख्या क्या होगी, n होगी, यानी कि वो अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी ऊपरी सिरा टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम से ढका होता है। साथ साथ इसकी जो ऊपरी वाली संरचना होती है एक एक्रोसोम, ठीक है, एक एक्रोसोम की टोपी नुमा संरचना होती है, इसी टोपी नुमा संरचना से ढकी हुई होती है। यह भाग गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है। अब ये जो एक्रोसोम होता है इसका जो निर्माण हुआ होता है वो किससे हुआ होता है, गाल्जी काय से, ठीक है, किससे, गाल्जी काय से निर्मित हुआ होता है, जिसमें निषेचन के दरमियान मादा युग्मक में प्रवेश के लिए सहायक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब इसी एक्रोसोम के अंदर जब क्या होता है, निषेचन के दरमियान जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में अंडाणु शुक्राणु को एक दोनों में आपस में संलयित होने के लिए इन्हीं एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, जिसके हेल्प से ये क्या करते हैं, एक दूसरे में संलयित हो जाते हैं और दोनों के गुणसूत्रों का संख्या जो होता है एक आपस में समावेश होता है और एक नई संरचना यानी कि N-2N का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है ग्रीवा। ग्रीवा सिर के पीछे का छोटा सा भाग ग्रीवा कहलाता है, जो सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होता है। अब जैसे ही हिड है, हिड के पीछे का भाग एक ग्रीवा कहलाता है और जो निर्मित होता है सेंट्रियोल के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित होगा, सेंट्रियोल के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, आगे अब आता है मध्य भाग। मध्य भाग में क्या देखते हो, शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य माइटोकांड्रिया उपस्थित होते हैं और माइटोकांड्रिया की उपस्थिति पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। जो वक्ष वाला भाग है जिससे असंख्य यानी कि हम उसको गिन नहीं सकते, एक तो ये स्पर्म जो है, ठीक है, ये जो गैमीट है वो हम इसको अपनी नग्न आंख से तो देख नहीं सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। अब ये जो माइटोकांड्रिया है इसके बॉडी के अंदर है, तो क्या हम इसको देख सकते हैं, मानो अगर हम माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं तो उसको हम गिन नहीं पाएंगे। इनकी संख्या क्या होती है, असंख्य होती है, बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं और यही माइटोकांड्रिया क्या करते हैं, जो उसमें उपस्थित जो पूंछ होती है, पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे अपना टैल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है पूंछ। यह कोशिका द्रव्य द्वारा निर्मित भाग है। अब ये जो पूंछ का निर्माण हुआ होता है ये बना होता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म के द्वारा। किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा निर्मित होता है, जो शुक्राणु को गतिशीलता एवं सक्रिय को बनाए रखता है। देखो ये तो ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, एक तो ये मूवमेंट को बना रहा है, इसके साथ साथ सक्रियता को भी बनाए रखता है। ठीक है, क्या करेगा, सक्रियता को भी बनाए रखता है। इसके मध्य भाग में एक तंतुमय संरचना एक्सोनीम उपस्थित होता है, जो बाहर तक निकला हुआ होता है। मानो ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है, जिसका नेक वाला पार्ट्स, वक्ष वाला पार्ट्स और यहाँ से क्या हो गया, टेल वाला पार्ट। तो इसी टेल वाले में एक धागे नुमा संरचना होती है और ये धागे नुमा संरचना इस जो शुक्राणु होता है उसके बाहर तक निकली हुई होती है। ठीक है, और ये बाहर निकली हुई संरचना को बोलते हैं एक्सोनीम। क्या कहते हो, एक्सोनीम, जो बाहर तक निकला हुआ होता है। एक वयस्क नर में प्रतिदिन करीब, ठीक है, 10 मिलियन से, ठीक है, 10⁻12 से 10⁻13 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि मिलियन की संख्या में क्या होगा, निर्माण होता है और मिलियन की संख्या में भी क्या होते हैं, वो सक्रिय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संतति नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। संतति नियंत्रण यानी कि ये चैप्टर नंबर 4 से आपके क्वेश्चन है। ये आपको बताएगा जो संतति, जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे उपाय होते हैं। ठीक है, तो संतति नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय इस प्रकार है। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो बहुत मौज मस्ती आपने कर ली है, अब मौज मस्ती को छोड़ना है क्योंकि आपका आ गया है अगस्त। ठीक है, सोच रहे हो जब आपने अप्रैल से, मार्च से या मई से स्टार्ट की थी पढ़ाई तो आपको लग रहा था अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम, एग्जाम तो जनवरी फरवरी में आएगा। अब सोचो अगस्त आ गया है, अगस्त भी आपका बीत जाएगा ऐसे, क्योंकि बीच में आपका 15 अगस्त आ जाएगा, फंक्शन में घुसोगे,
कुछ न कुछ फिर बीच में आपके रक्षाबंधन आ जाएंगे, तो बहुत सारे आपके फंक्शन आएंगे, तो ये अगस्त को छोड़ के फिर बचेगा क्या, बीच बीच में तो आपके फेस्टिवल ही आ जाते हैं। तो अब अगर आप पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो अब से स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो इसमें बहुत सारे जो संतति नियंत्रण के जो उपाय होते हैं, इनमें आपके बहुत सारे उपाय नजर आते हैं। तो सबसे पहला होता है प्राकृतिक विधि, जिसको आप बोलते हो नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में क्या होता है, इसके अंतर्गत मानसिक संयम तथा मासिक चक्र की एक निश्चित अवधि में संभोग वर्जित रखा जाता है। प्राकृतिक विधि में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत आपके दो होती है, एक तो वीर्य, ठीक है, एक बाह्य संकलन होता है, ठीक है, और एक आत्म संयम होता है। आत्म संयम का मतलब क्या होगा, जो एक महिला के अंदर ये 28 दिन, ठीक है, जैसे ही बड़ी हुई, ठीक है, किशोरावस्था आई, यौनारंभ स्टार्ट हुआ, उसके जनन अंकार करने लगे, इनकी रचना में भी चेंज हुआ, तो 28 दिन, तो मानो एक से लेके 14 दिन तक, इस 14 दिन, ये 1 से लेके 14 दिन के बीच में क्या होता है, जो पहले ही भ्रूण अवस्था में पुटक का निर्माण हुआ होता है, ठीक है, जो ग्राफीन पुटक का निर्माण हुआ होता है, वो क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। विभाजन करने के बाद ये द्वितीयक पुटक में चेंज हो जाती है, ठीक है, किसमें, द्वितीयक पुटक में, द्वितीयक अंडाणु में चेंज हो जाती है। अब क्या होता है कि जब 14वां दिन आता है, तो 14वें दिन क्या होता है, जो हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है, जिससे जो ग्राफीन पुटक होते हैं वो फट जाते हैं, और फटने के बाद ये जो अंडाणु होते हैं वो निकल के कहाँ जाते हैं, महिला के ओविडक्ट में, और महिला के ओविडक्ट में कहाँ पे, एम्पुला यानी कि तुम्बिका के पास आते हैं। अब यहाँ पे बेटा ये आपको ध्यान देना है, ये जो एग होता है ये नॉन मोटाइल होता है, तो जो ओविडक्ट होती है उस ओविडक्ट में क्या होती है, सीलिया पाई जाती है। उसी सीलिया के वजह से, क्योंकि सीलिया निरंतर कार्य करती है, तो सीलिया की वजह से कहाँ चले जाते हैं, ओविडक्ट में, और ओविडक्ट में एम्पुला के पास आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाता है, अब ये जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो इनकी जो एक जीवन काल होता है वो 24 आवर्स, एक दिन तक, ठीक है, कितना, एक दिन तक। तो अगर एक दिन तक ओव्यूलेशन के टाइम अगर यहाँ पे नर युग्मक नहीं आएगा तो यहाँ पे निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो संतति का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि आवधिक संयम करना चाहिए, आठवें चक्र के 10 से 17 दिन के बीच में आवधिक संयम, यानी कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो, ठीक है, संभोग की जो क्रिया होती है वो नहीं करनी चाहिए। अगर इससे बचा जाएगा तो जो हमारी संतति नियंत्रण होगा, ये क्या है, उपाय है, और ये क्या है, आपके नेचुरल है। इसमें आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इसमें आपको किसी भी युक्ति की जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक आता है बाह्य सक्लन, इसमें क्या होगा, मानो ये क्रिया हो रही है, तो सक्लन के टाइम में जब वीर्य सेचन की क्रिया हो रही है, उस स्पर्म को क्या करो, बाहर सक्लित कर दो, तो ये आपकी हो जाती है बाह्य सक्लन, यानी कि ये आती है आपकी प्राकृतिक विधि। दूसरी आती है यांत्रिक विधि, ठीक है, क्या आती है, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है, यांत्रिक संसाधन द्वारा अप्रत्याशित गर्भधारण को रोका जा सकता है। अब यांत्रिक विधि में क्या होता है कि यांत्रिक संसाधन द्वारा अप्रत्याशित गर्भ को धारण को रोका जाता है, जो गर्भधारण की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। इसके लिए सशक्त संसाधन उपलब्ध है, पुरुषों के लिए लैक्टेक्स का बना कंडोम तथा स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रकार का डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप मौजूद है। देखो पुरुष में जो क्या होता है, कंडोम, और ये कंडोम बने होते हैं लैक्टेक्स का। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कंडोम का निर्माण किससे बना होता है, तो ये बने होते हैं लैक्टेक्स के। तो इसका यूज, ये आपके यांत्रिक विधि, अगर इस विधि का यूज किया जाएगा तो भी संतति नियंत्रण के उपाय आते हैं, तो भी जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो एक नई संतति आएगी, उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। ये आती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या देखते हो, शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली पेस्ट तथा टैबलेट को संभोग के पूर्व, ठीक है, मादा योनि में लगा दिया जाता है। अब रासायनिक विधि में क्या होती है, या तो कोई क्रीम होती है, कोई जेली होगी, पेस्ट होगा, टैबलेट होगा, जो भी कुछ होगा उसको जो फीमेल की वेजाइना होगी उसमें लगा दिया जाता है, जिससे शुक्राणु सक्रिय होते ही नष्ट हो जाते हैं। जब यहाँ पे इन चीजों का,
इस रासायनिक विधियां का यूज किया जाएगा, इस क्रीम का, जेली का, पेस्ट का यूज किया जाएगा, तो जैसे ही वीर्य सेचन होगा, जैसे ही वीर्य स्खलित होंगे तो वो तुरंत ही क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, यानी कि उनकी डेथ हो जाएगी। जब वो वेजाइना में ही डेथ हो जाएगी उनकी, तो वो आगे गर्भाशय में और ओविडक्ट में पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, अब आती है आपके सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में क्या होता है, इसके द्वारा परिवार नियोजन का अस्थायी प्रबंध किया जाता है। अब सर्जिकल विधि क्या होती है, एक ऑपरेशन जो हम शल्यक्रिया कहते हैं, जिसमें या तो महिलाओं का ऑपरेशन किया जाता है, पुरुष का। तो आप हमेशा सुनते होंगे कि इनका ऑपरेशन, ठीक है, पुरुष का जो पुरुष है उसने ऑपरेशन करवाया, महिला का ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन में किया क्या जाता है, जो चाहे पुरुष होगा चाहे महिला होगी, पुरुष होगा तो उसके शुक्रवाह को या तो काट दिया जाता है या तो बांध दिया जाएगा। इसी तरह महिला होगी, उसके ओविडक्ट को या तो काट दिया जाएगा या तो बांध दिया जाएगा। यही आपकी बंध्यकरण कहलाती है और ये आपकी शल्यक्रिया विधि होती है, और इसी को आप सर्जिकल विधि भी कहते हो। ठीक है, तो इसके द्वारा परिवार नियोजन का स्थायी प्रबंध किया जाता है, और नर में शल्यक्रिया द्वारा शुक्राणु वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है। पुरुष में इसको क्या किया जाता है, पुरुष नसबंदी, और महिला में इसको क्या कहा जाएगा, महिला नसबंदी। ठीक है, जिसको आप ऑपरेशन बोलोगे, या हिंदी में इसको शल्यक्रिया भी कहते हो, या आप दोनों को मिलाकर आप बंध्यकरण भी कहते हो, जिससे कि एक अस्थायी विधि होती है। अगर कोई एक महिला है या पुरुष, महिला और पुरुष में से दोनों ने किसी ने ऑपरेशन करवा लिया, ये बंध्यकरण की विधि करा ली, तो यहाँ पे जो संतान उत्पत्ति से नियंत्रण पाया जा सकता है, सकता नहीं है, पाया जाता है। ठीक है, शल्यक्रिया द्वारा स्त्री का भी नसबंदी किया जाता है, और इसमें स्त्री के अंडाशय को ही हटा दिया जाता है। ठीक है, या तो कभी कभी ओवरी को ही, लेकिन ज्यादा करके ओवरी को ना हटा के यहाँ पे किसको, उसका जो ओविडक्ट होता है, अंडाशय नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओविडक्ट, जो उसकी अंडवाहिनी होती है, उसको काट दिया जाएगा या तो बांध दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य में किसी दो क्रोमोसोम विकार का वर्णन करें। ठीक है, अब मानव में किसी दो क्रोमोसोम विकार का वर्णन करें। देखो, कुछ ये आपका जो क्वेश्चन है, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। तो वंशागति और विविधता का सिद्धांत वाला जो चैप्टर है, जितने भी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कुछ आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। ठीक है, आनुवंशिक बीमारी में आप क्या देखते हो, जैसे वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये जो हमारी बीमारियां होती है पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती हैं। कुछ जो बीमारियां होती है वो क्रोमोसोम पे, यानी जो हमारे गुणसूत्र में जो जीन म्यूटेशन होता है, ठीक है, जीन उत्परिवर्तन की वजह से बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे आपको दो बीमारियों के बारे में बताना है। तो पहला आप क्या बताओगे, डाउन सिंड्रोम। पहला क्या है, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत 21वें जोड़ा गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 अर्थात N1+21 गुणसूत्र हो जाते हैं। देखो, एक महिला और पुरुष में गुणसूत्र की जो संख्या है वो होती है 46। कितनी होती है, 46, और अगर जोड़ा होता है तो 23 होता है। ठीक है, 23 हुआ। 23 में जो महिला और पुरुष का दोनों क्या होते हैं, 22 जोड़े क्या होते हैं, समान होते हैं। मानो ये मेल का है और ये क्या है, फीमेल का है। ठीक है, तीसरा जोड़ा जब आता है मेल और फीमेल में, तो मेल का क्या हो जाता है एक्स और वाई, और फीमेल का क्या होता है एक्स और एक्स। तो ये क्या होता है गुणसूत्र में, क्योंकि अगर देखो गुणसूत्र है, ठीक है, ये आपके गुणसूत्र की संरचना होती है। आपने गुणसूत्र की संरचना देखी होगी। ठीक है, क्या होती है गुणसूत्र की संरचना। तो देखो, ये क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब इस गुणसूत्र में जो चाहे मेल होगा, ठीक है, ये चाहे मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, एक्स एक्स, क्योंकि एक्स जो 21वां गुणसूत्र भी होगा, ठीक है, ये जो 21 वाला जोड़ा होगा ये भी क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो इनमें जीन म्यूटेशन, जब जीन उत्परिवर्तन की क्रिया होती है, जो म्यूटेशन होता है, तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो इनमें जो ये एक्स एक्स तो है ही,
ठीक है। इन x में एक गुणसूत्र की संख्या और भी बढ़ जाती है, यानी कि 1 + 21, तो कितना हो जाएगा x x x प्लस एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा x x x x x। ठीक है, तो ये 21वें गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र के अंदर होते हैं आपके डीएनए। जब डीएनए है तो डीएनए में क्या होगा, जीन होगा, और यही जीन म्यूटेशन के टाइम पे ऐसी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, जो जीन उत्परिवर्तन होगा उसी टाइम ये सारी घटनाएं यहाँ पे घटेंगी। तो डाउन सिंड्रोम से क्या होता है, इसके अंतर्गत 21वें जोड़े गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 अर्थात 1 + 21 गुणसूत्र हो जाते हैं, और यह 700 में से किसी एक में होता है। मानो अगर ये 700 व्यक्ति है तो 700 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति में ये क्रिया होती है। ठीक है, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। यह व्यक्ति नाटा एवं मंदबुद्धि का होता है तथा जीवन अवधि 16 से 17 वर्ष का होता है। अब जो भी व्यक्ति, जो भी मानो कोई किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो ये 700 बच्चों की संख्या में से एक बच्चे में ऐसा गुण पाया जाएगा, और ये बच्चा कैसा होगा, नाटा होगा, यानी छोटे हाइट का होगा। ठीक है, छोटी हाइट के साथ साथ इसकी जो बुद्धि होगी मंद बुद्धि, यानी कि जैसे हम चालाकी वाला काम करते हैं, हमारे पास इतना तेज दिमाग है, तो इनके पास ऐसा तेज दिमाग नहीं होगा। जब तेज दिमाग नहीं होगा तो इनका जो जीवन अवधि होता है, क्योंकि हर एक बंदे की जीवन अवधि होती है, आज अगर जन्म हो रहा है तो कल उसकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, कहते हैं कि जन्म के बाद से मृत्यु के पहले की जो अवस्था होती है उसको हम जीवन अवधि कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे बच्चों की, जब ऐसे बच्चे दुनिया में आते हैं तो वो 16 से 17 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, उनकी बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ऐसे को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बेटा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें आप देखोगे स्त्री के लिंग, ठीक है, इसमें स्त्री के लिंग गुणसूत्र में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि जो स्त्री के एक लिंग गुणसूत्र में, ठीक है, स्त्री के जो लिंग गुणसूत्र में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और जिससे इन स्त्रियों का वक्ष एवं जनन अंग अविकसित होते हैं तथा यह नपुंसक होती है। देखो यहां पे आप क्या समझोगे, जो टर्नर सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम, ये जो होता है महिला में जो 23वां जोड़ा, क्योंकि जो 23वां वाला गुणसूत्र है ये क्या होगा, एक्स और एक्स होगा, तो इन गुणसूत्र में एक गुणसूत्र क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, यानी कि गुणसूत्र सिर्फ क्या पाया जाएगा, एक ही पाया जाएगा। जब एक गुणसूत्र पाया जाएगा तो इनमें जो इनके जननांग होंगे, जो क्या होंगे, जननांग होंगे, वो हो जाते हैं अल्प विकसित। क्या होंगे, अल्प विकसित, या विकसित ही नहीं होंगे। ठीक है, इनका जो वक्ष होगा, ठीक है, जो चेस्ट वाला पार्ट होगा वो भी विकसित नहीं होगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे नपुंसक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ना तो नर ना तो मादा। ठीक है, तो ये होती है टर्नर सिंड्रोम। और ये क्रिया कैसे होगी, जब एक महिला में जो लिंग गुणसूत्र होगा और लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी होगी, सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र, जो दोनों एक्स गुणसूत्र पाए जा रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक होगा, तो यहाँ पे ये कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार के सिंड्रोम को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो बेटा ये दोनों जो विकार है, चाहे आपके टर्नर सिंड्रोम है चाहे आपके डाउन सिंड्रोम है, दोनों क्या है, क्रोमोसोम विकार है। एक में क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जा रही है, एक में आप क्या देख रहे हो, गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अगर 1+, ठीक है, 1 + 21 यानी कि x + x बराबर कितने हो गए, 3x हो गए, और यहाँ पे लिंग गुणसूत्र जो महिला का है अब 46 है। ठीक है, कितनी है, 46, तो यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, और इनमें एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि 47 हो जाएगी। तो ध्यान देना, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है,
टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे 47। इनमें एक क्रोमोसोम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब टर्नर सिंड्रोम होगा तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हम बोलेंगे, एक गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि जो महिला होगी, महिला का जो लिंग गुणसूत्र होगा, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें से एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, जिससे जो एक संतति आएगी उनमें जो वक्ष का क्या होगा, विकसित नहीं होगा, उनके जननांग भी विकसित नहीं होंगे। यानी कि हम आम भाषा में इसको क्या बोलेंगे, नपुंसक बोलेंगे। तो ये होगा आपका टर्नर सिंड्रोम की वजह से। ठीक है, तो ये एक में बढ़ रहा है और एक में क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में हमेशा गुणसूत्र याद रखना है 45 और डाउन सिंड्रोम में हमेशा गुणसूत्र याद रखना है 47। बताओ, क्लियर हुआ? तो जितने भी आपके पास सामने पांचों क्वेश्चन यानी, ठीक है, ये इन सारे 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और ये वाला जो आपका बेटा है कि क्रोमोसोम विकार जो है, ये आपके इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग और शॉर्ट सब आते हैं। तो ये चारों जितने भी पांचों आपने देखा, पांचों में इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, इन्हीं में से आपके सब्जेक्टिव भी बनते हैं और इन्हीं में से लॉन्ग और शॉर्ट बनते हैं। तो लॉन्ग आपने देखा और इन्हीं में से आप शॉर्ट भी करोगे। तो ये आप अगर आपने लॉन्ग जान के अच्छे से याद कर लिया, अगर आपने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो चाहे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट जो भी आएगा वो आप उसको अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको पूरी क्लियर हुई होगी। अगर नहीं भी क्लियर होता है तो वापस से फिर से इसको रिवीजन करना, फिर से पढ़ना और समझ में आएगा। फिर भी नहीं आएगा तो वन शॉट है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक, यानी कि जीवों में जनन से लेके वंशागति का आणविक आधार तक पूरे चैप्टर का वन शॉट हो चुका है। आप इसी चैनल पे जाके देख लें, तो वो आपको अगर यहाँ डाउट है तो वो डाउट आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी हमारे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना टाइम तक क्लास में बने रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।